आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं सहल कुरैशी। गुजरात में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से जो हंगामा मचा हुआ है कई जगहों पर, सूरत में, अहमदाबाद में और इसके अलावा जो अहमदाबाद के अतराफ के जो गांव के जो इलाके हैं वहां पर भी कई सारी गोश्त की दुकानों को बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया। और मैंने खुद ने जब कई दुकानों को सील किया जा रहा था तब मैं वहां पर गया, अधिकारियों से बातचीत की। उस वक्त ये कहा गया था कि ये कुछ दिनों की ही बात है, उसके बाद में खोल दिया जाएगा। लेकिन आज तकरीबन 1 महीना हो गया, तमाम दुकानें सील है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट के अंदर, गुजरात हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है। गुजरात हाईकोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं सोनिया गुकानी, वो इस पर सुनवाई कर रही हैं हमारे साथ में इस मौजू पर, क्योंकि ये सिर्फ गुजरात का मामला नहीं है। गुजरात जो है वो हमेशा से एक प्रयोगशाला माना जाता है आरएसएस की, और जो गुजरात में होता है तो ऐसे में वही पूरे देश में भी लागू किया जाता है। और इसीलिए ये बात हमेशा उठ रही है कि जब गुजरात का मामला है तो गुजरात में मजबूती के साथ में हाईकोर्ट के अंदर इस मामले को उठाया जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हमारे साथ में हैं, फ़हीम कुरैशी साहब हमारे साथ में हैं। हम इनसे बात करेंगे और कई बारीकी को समझना की कोशिश करेंगे, समझने की। फ़हीम साहब का एक मैं तारुफ ये भी करा रहा हूँ कि बीबीसी ने इन्हें प्रधानमंत्री को टक्कर देने वाला पत्रकार भी माना, माफ कीजिएगा वकील भी माना था एक मर्तबा। बीबीसी पर भी एक अच्छा इंटरव्यू इसी को लेकर था, क्योंकि 2014 के बाद में किस तरीके से मुल्क के अंदर खाने पीने को लेकर सियासत शुरू हो गई। कौन बीफ खाएगा, कौन क्या खाएगा, खाएगा नहीं खाएगा, तो ये तमाम उसी से जुड़ा हुआ ये मामला माना जा रहा है। फ़हीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। फ़हीम साहब, जो गुजरात में कई दुकानें जो सील की गई और सरकार का रोल उसमें क्या है, क्योंकि ये थोड़ी सी बात आपको थोड़ा सा पीछे बताऊं कि जब ये दुकानें सील की गई उससे ठीक पहले बीजेपी के एक एमएलए का काफ़ी लेटर वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, और उनके कुछ वीडियोस भी ऐसे आए थे चुनाव के वक्त के। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर तमाम गोश्त की दुकान है और ये तमाम चिकन की दुकान है, तमाम चीज़ों को लेकर हुआ था। नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद उन्होंने भी एक बयान दिया था, लाल क्रांति और पता नहीं सरा कुछ बयान दिया था, और उसी के बाद में मुसलमानों पर हमले बढ़ गए थे। मांस, मच्छी, ये तमाम चीज़ों को लेकर राजनीति 2014 के बाद में एक अलग ही रूप में देखने को मिल रही है देश के अंदर। तो ऐसे में ये जो तमाम मामले सब मिलाकर आप कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं, क्या हिकमत अमली, क्या रणनीति होनी चाहिए? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका जो चैनल है इसके ज़रिए से हमारी बात हुकूमत के उन तमाम नुमाइंदों को भी पहुँचाना ज़रूरी समझता हूँ जो इस इंडस्ट्री से, जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो हिंदुस्तान की मईशत इसके ऊपर टिकी हुई है, वो इंडस्ट्री तक हमारी जो बरादरी है, मतलब इसमें जो लिंक है कारोबारी लोग, ये खाली स्लाटर हाउस का एक मामला नहीं, इसमें लेदर इंडस्ट्री, बोन इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ऐसी कई इंडस्ट्रियों के कई मिलियन लोग रोज़गार कनेक्टेड हैं सारे पे लगे हुए हैं इसमें। और अगर कोई ऐसा ऑर्डर जो हमारी सुनवाई के बगैर, हमारे को मौका दिए बगैर कोई सुनवाई होती है और कोई फ़ैसला होता है, तो ये तमाम लाखों करोड़ों लोग इसमें मुतासिर होंगे। और हमारी बात को, इसलिए हमारी तकलीफ़ को हुकूमत तक और अदालत तक हम पहुंचाने के लिए हम यहाँ पर गुजरात आए हुए हैं। और ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी ये भरपूर जद्दोजहद करती है कि तमाम जो जितने मुताल्लिक़ा कारोबारी लोग हैं, जिसमें कुरैश बरादरी शामिल हैं, इन सब को इंसाफ के साथ ये अदालतों से और हुकूमतों से फ़ैसले होना चाहिए। इसी सिलसिले में जो धर्मेंद्र भाई, प्रवीण भाई फूफानी ने जो गुजरात हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दाखिल की, उनका ये बोलना है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो लक्ष्मी नारायण मोदी का जो जजमेंट हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस इशू हुए थे, जिसमें रिट पिटीशन 309 है, वो गाइडलाइंस फॉलो करना, और जो कानून है जिसमें द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, जो मेन एक्ट है, इसके तहत जो रूल्स बनाए गए हैं, इस रूल्स में जैसे स्लाटर हाउस रूल्स है 2001 के, इस रूल्स के तहत स्लाटर हाउस कायम होना है। और जो दुकानें हैं, और जो पहले जानवर वाली जो बात है, जो जानवर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल रूल्स इसी कानून के तहत बनाए गए 1978 के, और इसका अमेंडमेंट 2009 में हुआ। मगर अफसोस वाली ये बात ये है कि अदालतों के सामने ये कानूनों को नहीं बता के
दूसरे जो कानून जो निकाले जाते हैं, जो दूसरे फैसले जो उनके हक के होते हैं, जो कारगर नहीं है, उनको बता के गलत फैसले लेते हैं। चूँकि ये जितने स्टेक होल्डर्स हैं, इनकी तरफ से प्रॉपर नुमाइंदगी नहीं होती तो एक तरफा फैसले होते। तो हम यहाँ चाह रहे हैं कि गुजरात ऐसी लेबॉरेटरी ना बने इस वक्त कि सारे हिंदुस्तान के जितने कारोबारी लोग हैं, जितने एम्प्लॉयमेंट इससे इस इंडस्ट्री से मिलती, जितनी मईशियत हिंदुस्तान की तरक्की के लिए इससे बनती है, उसको मुतासिर ना होने के लिए हम लोग यहाँ पर हमारी पूरी टीम मुनज़्ज़म तरीके से गुजरात अहमदाबाद में मौजूद है और हम एक पिटीशन हम फाइल पीर के दिन हमारी दाखिल हो जाएगी और हमारी जितनी तकलीफ़ें हैं हम अदालत से हम बताएंगे। और हम भी चाहेंगे कि हम खुद जो क़ानूनी तरीक़ेकार है उस तरीक़ेकार पे अमल करते हुए हम क़ानूनी कारोबार करें। इसमें ना कोई फ़िरका परस्ती वाली बात है, चूँकि ये जो रिट पिटीशन दायर की गई है ये सिर्फ कोई मखसूस जानवर के लिए या कोई गोश्त की दुकान के लिए नहीं, ये मुकम्मल बड़े गोश्त की दुकानें हैं, बकरे के गोश्त की दुकानें हैं, मुर्गी की दुकानें हैं, होटलें भी इसमें शामिल हैं। इसको भी बंद करने के लिए ये रिट पिटीशन दाखिल की गई और पोल्ट्री फार्म्स हैं उसको भी बंद करने के लिए दाखिल की गई, चूँकि इन सब के लिए क़ानून है मौजूद और ये चाहते हैं कि ये क़ानून की पाबंदी हो और हम भी चाहते हैं कि क़ानून की पाबंदी हो। चूँकि लक्ष्मी नारायण मोदी का जो जजमेंट है वो सिर्फ ये दुकानदार, ये पोल्ट्री फार्म के लिए, मुर्गी का कारोबार करने वालों के लिए, बकरों का कारोबार करने वालों के लिए या बड़े जानवर का कारोबार करने वालों के लिए, सिर्फ इनके लिए नहीं है। हुकूमत के जितने मुलाजिमीन हैं, जितने डिपार्टमेंट है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर दुकानें, स्लाटर हाउसेस और ये जो कानून है ये कानून पे वो भी अमल करें। और देखिए दुकानदार को, ये तो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, ज़्यादातर इंडस्ट्री इलिटरेट लोगों की, अनएजुकेटेड लोग हैं इसमें, मगर इनको कोई मालूम नहीं कानून के ज़रिए से। तो अगर कोई स्कीम निकलती है तो इस स्कीम के तहत क्या क्या फ़वायद इनको हासिल होने वाले हैं उसकी कोई इत्तला देने वाला नहीं और क़ानून को इनके ऊपर थोप रहे मगर खुद कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे। ये हुकूमत के जितने नुमाइंदे हैं, ये जितने कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे, उनको वो भी जिम्मेदार है। आज जो हालात बने हुए हैं इसके, और इसकी उनकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी से बच के दुकानदार या जितने स्टेक होल्डर्स हैं इनके ऊपर डाल के इनके कारोबार को बंद करना, ये गैर दस्तूरी और ये एक बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अच्छा, इसी को लेकर जो आपने कहा कि हुकूमत के नुमाइंदे जो है अपनी उससे बचना चाहते हैं, इसी को लेकर ये कि गुजरात के अंदर पहले कितने स्लॉटर हाउस हुआ करते थे, अब जो है वो मात्र एक बचा हुआ है। कई बार उसके लिए अर्जी दी गई, कई जगहों पर तो ये है गुजरात में कि कोर्ट के ऑर्डर्स भी आए कि आप स्लॉटर हाउस बनाइए, उसके लिए फंड दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए सारे हिंदुस्तान में सिर्फ 15 म्यूनसिपल स्लॉटर हाउसेज हैं और 15 में 5 हैदराबाद में हैं और 5 में ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी को ये एजाज़ है कि 4 स्लॉटर हाउसेज हुकूमत से नुमाइंदगी करके मॉडर्नाइज कराए। 2004 के बाद में हमारी कार्रवाई हुई। तो हम ये चाहते हैं कि यही मॉडल सारे हिंदुस्तान में इस पर अमल पैरा हो, चूँकि गवर्नमेंट की इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इसमें जिम्मेदारी है और स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बजट मिलता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी बजट मिलता है। हम कानून से चलना चाहते हैं। जितने स्लॉटर हाउसेज हैं हम कानूनन जो इजाज़त देते हैं हम उसी तरीके से हम काम करना चाहते हैं। अगर ये हुकूमत स्टेट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कोई फाइनेंशियल मदद भी नहीं करना चाहती तो ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी खुद के खर्चे पे, हमारे मेंबरान हम इसमें पूरे जुड़ेंगे, हम इसमें हमारे खुद के खर्चे पे हम स्लॉटर हाउस बनाने तैयार हैं और हम कानून पे अमल आवरी करने तैयार हैं। हम हुकूमत को बताएंगे, हम अदालत को बताएंगे कि हमको इजाज़त दीजिए, हम तमाम कानून का काम करने के लिए तैयार हैं। और दूसरे जो हुकूमत के लोग हैं जो ताउन नहीं करते, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की खिलाफ वर्जी कर रहे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जितने डिपार्टमेंट के जो नुमाइंदे जिन पर जिम्मेदारियाँ आयद की गई हैं, जिनको हुकूमत के जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हुक्म मानना है, जो हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे, वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो दुकानदार हैं, जो होटल वाले हैं, जो पोल्ट्री फार्म होल्डर्स हैं, इनके खिलाफ कानून बताया जा रहा है, जबकि ये गवर्नमेंट के जितने अहदेदार हैं ये खुद
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इनको भी सजा एक तरफा हो रही है इसमें, इसकी शदीद मुखालिफत करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हैदराबाद, आप गुजरात मॉडल के सामने हैदराबाद मॉडल बता रहे हैं, पता नहीं ये पसंद आएगा या नहीं आएगा। दूसरा ये कि आगे रमज़ान भी आ रहा है और ये एक बड़ा ये पिक्चर दिखाया गया कि मुसलमान नॉनवेज खाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो सबको पता है, कितना जाता है, कहाँ एक्सपोर्ट होता है, कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, कंपनी कौन है। लेकिन फौरी तौर पर ये तो है ही कि रमज़ान में इसको लेकर ज़्यादा परेशानियां होगी। रोज़गार की जो आपने बात कही, क्योंकि एक दुकान बंद होती है तो उसके कई सारे रोज़गार वहाँ से कनेक्टेड काफ़ी लोग होते हैं, इधर जो आपने बताया सबको इफेक्ट होता है। रमज़ान सर पर है, जो इस मामले के अंदर सुनवाई करेंगे चीफ जस्टिस सोनिया गुकानी, वो खुद भी रिटायर हो रही हैं, तो आपको लगता है कि इसको लेकर भी कुछ फैसला कुछ वो हो? देखिए, अभी 24 तारीख को जो आगे सुनवाई रखी गई है, इसमें तो सिर्फ एजेंडा तय होगा अभी, चूँकि 156 कमेटियाँ ऑलरेडी कायम हो चुकी, स्लॉटर हाउस कमेटियाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी पे चूँकि गवर्नमेंट प्लीडर का एक प्रपोजल हमारी मोहतरमा ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने जब हुकूमत की जानिब से प्रपोजल आया कि हम लोग बातचीत करेंगे और इसका हल ढूंढने की पहले कोशिश करेंगे मीटिंग करते हुए, तो चूँकि 156 कमेटियाँ ऑलरेडी कायम हो चुकी, जिसकी इत्तला हाई कोर्ट को दी जा चुकी है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने स्टेक होल्डर्स हैं अपनी तकलीफ़ें वहाँ पर बयान करेंगे। तो ये पहले ये सिलसिला गुफ्तगू का चलेगा और उसमें हल निकालने की कोशिश करेंगे, और जो मुद्दे आएंगे वो सेंट्रल कमेटी में सारे नुमाइंदे बैठेंगे गवर्नमेंट के साथ, जो तय होगा, जो भी नताइज निकलेंगे उसको हाईकोर्ट के सामने रखेंगे, तो उसके बाद में इसका फैसला होगा। दूसरा ये से, क्योंकि कोर्ट के और जो मामले होते हैं कोर्ट कचहरी लंबा एक तवील अरसे में इनकी लड़ाई चलानी पड़ती है, लेकिन जैसे फौरी तौर पर, जैसे मैंने कहा, अगर मान लीजिए अहमदाबाद के अंदर 60-70 दुकानें बंद कर दी है, सूरत के अंदर 250 दुकानें बंद कर दी है, सील लगा दिए हैं, तो फौरी तौर पर उन लोगों को कुछ राहत मिल सकती है या नहीं? इसमें क्या, इसमें भी कोर्ट के अंदर कुछ इस बात को दलाइल पेश की जा सकती है कि फौरी तौर पर इनको पहले राहत दी जाए? देखिए, अभी जो दुकानें बंद की जा रही हैं, आप एक कानून का एक तरीक़ाकार है कि अदर साइड शुड बी हर्ड, ऑल्टरम पार्टम का रूल है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, सामने वालों को मौका देना चाहिए। और आप ये अजमल खसाब का भी एक मुकदमा देखे होंगे, सारी दुनिया देखी कि उन्होंने फायरिंग की, सारे चीफ जस्टिस देखे, सारा देखने के बाद में करीब 100 करोड़ से ज़्यादा उसके ऊपर खर्च करके उसको दिफा करने का मौका दिए। यहाँ पर डायरेक्ट अगर जो भी बगैर नोटिस के जो दुकानें बंद हो रही उसको फौरी खोलना चाहिए, और जितने काउंसिल्स अपीयर हो रहे, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जो भी दुकानें बंद हुई इनको फौरी खोलना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मैं आपके चैनल के ज़रिए तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं इसमें, उनको अपनी मुनज़्ज़म तैयारी के साथ अदालत के सामने हमारे क़ानून को सही तरीके से उसको पेश करने के लिए एक मीटिंग आपस में भी मशवरे करते हुए तलब करें, ये मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।